नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू टू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की कार्यप्रणाली है, उसकी समीक्षा करने के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बना है उसके संदर्भ में जानेंगे। यह है अध्याय संख्या 80। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। 11 सदस्यीय इस आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व यानी रिटायर्ड मतलब पूर्व जो न्यायाधीश होते हैं वो M.N. वेंकटचलैया थे। उस समय जो भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, उस समय मुख्य न्यायाधीश थे ये। तो मुख्य न्यायाधीश जो थे वो इस 11 सदस्यीय आयोग के क्या थे? अध्यक्ष। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2002 में सौंप दी थी। इस आयोग की जो स्थापना है वो न्याय एवं विधि मंत्रालय ने 2000 में की। एक संकल्प ला करके 22 फरवरी 2000 को ये संकल्प लाए। विधिक मामलों का विभाग है ये, न्याय एवं विधि मंत्रालय कहलाता है। उसमें विधिक मामलों का जो विभाग है उसका जो है संकल्प है ये 22 फरवरी 2000 को संकल्प लाया गया और इस आयोग की स्थापना हुई। आयोग के अन्य सदस्य थे बीपी जीवन रेड्डी, विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है। इसके अलावा R.S. सरकारिया, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। इसके अलावा के पुनैया, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। इसके अलावा सोली सोराबजी, भारत के महान्यायवादी। इसके अलावा के पारासरन, भारत के पूर्व महान्यायवादी। सुभाष कश्यप, लोकसभा के पूर्व महासचिव। C.R. ईरानी, स्टेट्समैन, समाचार पत्र के मुख्य संपादक एवं प्रबंध संचालक। इसके अलावा आबिद हुसैन, अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत। इसके अलावा श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी, पूर्व सांसद। इसके अलावा P.A. संगमा, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष। आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 3 माह पहले P.A. संगमा ने आयोग की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। तो ये सदस्य थे, एक बार फिर से नाम दोहरा देता हूँ मैं। अध्यक्ष जो विधि आयोग के थे वो थे बीपी जीवन रेड्डी, इसमें सदस्य के रूप में R.S. सरकारिया, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। इसके अलावा के पुनैया, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश पूर्व के पुनैया। इसके अलावा सोली सोराबजी, भारत के महान्यायवादी। के पारासरन, भारत के पूर्व महान्यायवादी। सुभाष कश्यप, लोकसभा के पूर्व महासचिव। C.R. ईरानी, स्टेट्समैन, समाचार पत्र के मुख्य संपादक एवं प्रबंध संचालक। ठीक। इसके अलावा आबिद हुसैन, अमेरिका में जो है भारत के भूतपूर्व जो राजदूत रह चुके हैं, आबिद हुसैन। इसके अलावा श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी, भूतपूर्व सांसद। P.A. संगमा, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष। लोकसभा के जो पूर्व अध्यक्ष थे संगमा साहब, उन्होंने रिपोर्ट आने से 3 महीने पहले त्यागपत्र दे दिया था। आयोग को अपना कार्य 1 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करके सिफारिशें देने के लिए कहा गया था। 3 विस्तारों के बाद आयोग ने मार्च 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक। आयोग की रिपोर्ट सिफारिशों का एक विस्तृत संकलन है और इसमें जो है 1979 पृष्ठ हैं लगभग, मतलब ये मान के चलिए कि 2000 पृष्ठ संख्या है। 2 भागों में विभाजित हैं। भाग 1 जो है उसकी सिफारिशें, भाग 2 की सिफारिशें जो है अलग अलग हैं। तो भाग 1 की सिफारिशें तो नहीं पता है, भाग 2 की सिफारिशें जो है आपको इस पुस्तक के 1, 2 और 3 में बांटा हुआ विस्तृत परामर्शी पत्र, पृष्ठभूमि पत्र, विचार विमर्श का ब्यौरा और इसकी प्रारूप संपादकीय समिति की रिपोर्ट इस प्रकार दी हुई है। ठीक है। आयोग का कार्य।
आयोग को पिछले 50 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में इस बात की समीक्षा करनी थी कि प्रभावी, दक्ष एवं कार्यकुशल प्रशासन एवं आधुनिक भारत के समाज आर्थिक विकास के संबंध में संविधान के वर्तमान उपबंध कहाँ तक सफल रहे हैं तथा इस संबंध में यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो वे सुधार किस प्रकार किए जाएंगे। आयोग की स्थापना के समय यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर दी गई थी कि आयोग को अपना काम संविधान के दायरे में रहकर ही करना होगा तथा वह इस प्रकार कार्य करेगा या ऐसी सिफारिशें ही देगा जिनसे संसदीय लोकतंत्र का ढांचा या संविधान की मूलभूत विशेषताओं में किसी प्रकार का अंतर न आए। आयोग को यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि उसका काम केवल संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना है, उसका विशुद्ध सलाहकारी प्रकृति का निकाय के रूप में कार्य करना है। उसकी सिफारिशें भारत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगी। यह संसद पर निर्भर करेगा कि वो आयोग की सिफारिशों को मानता है या अस्वीकार कर देता है। आयोग के सामने कार्य से संबंधित कोई कार्यवृत्त नहीं था। इसने स्वयं 11 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जिसका उसे अध्ययन करना था और उसकी समीक्षा करना था। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल है। 11 चीज़ें बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला तो संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को सशक्त बनाना। संसदीय लोकतंत्र जो है उसकी संस्थाएं जो है उनको सशक्त बनाना, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली, उपादेयता, प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का राजनीतिक स्थिरता पर प्रभाव, संसदीय लोकतंत्र की अनुशासनात्मक सीमाओं में स्थिरता की संभावनाओं का अन्वेषण। दूसरा, निर्वाचन सुधार, राजनीतिक जीवन का मानकीकरण। तीसरा, संविधान के अंतर्गत समाज आर्थिक परिवर्तन एवं विकास की गति। ठीक है। सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की सुनिश्चितता। इसके अलावा कितनी उचित हैं वो सुनिश्चित अधिकारों की, कितनी तीव्र हैं और कितनी समान है, इसकी जांच करनी। इसके अलावा साक्षरता को प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, निर्धनता का उन्मूलन करना। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध। इसके अलावा विकेंद्रीकरण में अवनति, पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार मूलक एवं सशक्त बनाना। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का विस्तारीकरण। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों का प्रभावी क्रियान्वयन। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करना। इसके अलावा वित्तीय एवं राजकोषीय नीति पर विधायी नियंत्रण, लोक लेखा प्रचलन। इसके अलावा प्रशासकीय तंत्र एवं लोक जीवन में मानकीकरण। संविधान के कार्यकरण के 50 वर्ष। 1950 से 2000 तक के कार्यकरण के बारे में आयोग के निष्कर्ष निम्नानुसार रहे हैं। अब आयोग ने अपने निष्कर्ष दिए और अपनी रिपोर्ट में जो उन्होंने निष्कर्ष दिए वो मैं निष्कर्ष बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1950 से लेकर के 2000 तक के 50 वर्ष के कार्यकाल में संविधान के कार्यकरण के जो निष्कर्ष हैं वो बताए। इस आयोग ने क्या बताए हैं। स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपरांत हमारी उपलब्धियां एवं असफलताएं क्या रही हैं। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका ने सामाजिक क्रांति लाने में किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया है। क्या देश के संस्थापकों ने देश में समाज आर्थिक समानता का जो सपना देखा था वह पूरा हो सका है। यदि हाँ तो इसके शेष कार्य क्या है। अब हम इनके निष्कर्षों को समझते हैं। सबसे पहले इनको विभाजन में बांट देते हैं। राजनीतिक उपलब्धियां, फिर हम समझेंगे आर्थिक ढांचा, प्रभावी प्रदर्शन, और उसके पश्चात हम सामाजिक ढांचा उपलब्धियां देखेंगे। फिर हम असफलताएं भी देखेंगे, राजनीतिक असफलता और आर्थिक असफलताएं और सामाजिक असफलताएं। फिर प्रशासनिक असफलताएं भी देखेंगे। ठीक है, तो इस आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। उसके पश्चात लैंगिक समानता एवं न्याय में असफलताएं, न्याय प्रणाली में असफलताएं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजनीतिक उपलब्धियों से। इस आयोग ने क्या बताया है भारत की इन 1950 से लेकर के 2000 की समयावधि में इस 50 वर्ष में क्या उपलब्धियां रही हैं। पहला, राजनीतिक उपलब्धियों में पहली है भारत का लोकतांत्रिक आधार संघीय राजनीति के आधार पर कार्य करते हुए स्थिर हैं। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों से लोकतांत्रिक आधार को और विस्तृतता प्राप्त हुई है। यानी लोकतंत्र जो भारत का है वो अभी भी स्थिर है, बना हुआ है। इस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए से लोकतंत्र को और विस्तृत किया है, मजबूत किया है।
विकेंद्रीकरण की दिशा में अत्यधिक प्रयास किए गए 73वें और 74वें की वजह से। ठीक है, आम चुनाव समयानुसार संपन्न होते हैं एवं चुनावों के आधार पर शक्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्रमबद्ध, शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक ढंग से जारी है। दूसरी हमारी राजनीतिक उपलब्धि ये है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की शैक्षिक योग्यता में काफ़ी सुधार आया है इस समय में। ठीक है, संसद एवं राज्य विधानमंडल समाज के गठन की दिशा में ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक तत्व बने हैं। संसद भी और राज्य विधानमंडल भी समाज के गठन की दिशा में प्रतिनिधिमूलक बने हैं। राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के नेताओं ने नई उपलब्धियां एवं नए आयाम स्थापित किए हैं। दूसरा है आर्थिक ढांचा प्रभावी प्रदर्शन। तो अब हम आर्थिक रूप से क्या उपलब्धियां रही हैं, आर्थिक ढांचा प्रभावी प्रदर्शन कैसे रहा है, उसको समझते हैं। पहला, उत्पादन में प्रशंसनीय एवं क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। नई तकनीक एवं आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं सूचना तकनीकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 1950 से 2000 के मध्य कृषि उत्पादन सूचकांक 46.2 से 176.8 हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, 1950 से लेकर के 2000 की समयावधि में कृषि उत्पादन सूचकांक 46.2% से बढ़कर 176.8% हो गया। प्रतिशत नहीं, सूचकांक जो है 46.2 से बढ़कर के 176.8 हो गया 1950 से 2000 के मध्य। तीसरा बिंदु 1960 से 2000 के बीच में गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से 75.6 मिलियन टन हो गया। पहले 11 मिलियन होता था 1960 के आसपास, और 1960 से लेकर के 2000 के बीच में जो है ये बढ़ करके 75.6 मिलियन टन हो गया। 1960 से 2000 के मध्य चावल का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन टन हो गया। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है। छठा, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 1950-51 में 7.9 था और 99-2000 में आते आते 154.7 हो गया। सातवां, विद्युत उत्पादन 1950-1951 के 5.1 बिलियन किलोवाट घंटे से बढ़कर के, मतलब शुरुआत में 5.1 बिलियन किलोवाट घंटा था और ये 2000 तक आते आते 480.7 बिलियन किलोवाट घंटा हो गया। 5 बिलियन किलोवाट घंटा से 480 बिलियन किलोवाट घंटा, यानी 5 बिलियन किलोवाट घंटा से 500 बिलियन किलोवाट घंटा, यानी 100 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा 1994 के बीच में 1994 से 2000 के बीच में जो है 1997 से 98 के वर्ष को अगर छोड़ दें तो जीएनपी में 6 से 8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। जीएनपी इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से प्राप्त होने वाला राजस्व 1990 के 150 मिलियन डॉलर से बढ़कर के 1999 में 4 बिलियन डॉलर हो गया। 150 मिलियन से 4 बिलियन हो गया, यानी कि 150 मिलियन से आप कह सकते हैं कि 400 मिलियन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन 1951 की तुलना में 2.75 गुना अधिक था। सामाजिक ढांचा, अब हम सामाजिक ढांचे की बात करेंगे और उसकी उपलब्धियों की बात करेंगे। 1950 से 1998 के बीच शिशु मृत्यु दर 146 प्रति हजार व्यक्ति से घटकर के 72 प्रति हजार व्यक्ति रह गई हैं। ठीक है, शिशु मृत्यु दर 146 थी जो घटकर के 72 पे आ गई हैं 1950 से 1998 के दरमियान। इसके अलावा 1950 से 2000 तक का जीवन प्रत्याशा 32 से बढ़कर के 63 हो गई। 32 थी जीवन प्रत्याशा, बढ़कर के 63 हो गई। आज केरल में जन्म लेने वाला एक बच्चा वाशिंगटन में जन्म लेने वाले बच्चे से ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहने की सामर्थ्य रखता है। चौथा बिंदु, केरल में महिलाओं का जीवन प्रत्याशा 75 हो चुकी है। इसके अलावा 5, भारत ने लोक स्वास्थ्य सेवाओं एवं चिकित्सा नेटवर्क में अत्यधिक उन्नति की है। 1951 में जहां देश में मात्र 725 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे 1951 में, 1995 के आते आते इनकी संख्या जो है 1.5 लाख से अधिक हो चुकी थी।
इसके अलावा 1991 से वर्ष 1995 तक देश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 2,10,000 थी, बढ़कर के 5,90,000 के आसपास पहुंच गई। आज देश के लगभग 95% गाँवों में 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना की जा चुकी है। अब हम देखेंगे असफलताओं को। सबसे पहले हम चेक करेंगे राजनीतिक असफलता। देश में राजनीतिक पतन का सबसे मुख्य कारण निर्वाचन प्रक्रिया का दोषी होना है, जिसमें ये कमी है कि वह आज भी अपराधियों, असामाजिक तत्वों, अवांछित लोगों को निर्वाचन में भाग लेने से रोकने में विफल रही हैं। ऐसे लोग राजनीति में भाग लेकर उसे दूषित करते हैं तथा निर्वाचन एवं संसदीय व्यवस्था को क्षति पहुंचाते हैं। दूसरा है असफलता में राजनीतिक में कि यद्यपि लोकतांत्रिक परंपराएं स्थिरता प्राप्त कर रही हैं, तथापि लोकतंत्र को पूर्ण रूपेण सफल नहीं कहा जा सकता। भारत के अनेकत्व एवं विविधता को इसके लोकतांत्रिक संस्थानों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है, जैसे सार्वजनिक मामलों एवं नीति निर्णय में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। इन प्रक्रियाओं में आज भी महिला पुरुष अनुपात में काफ़ी असमानता है। एक राजनीतिक बलसा और है कि निर्वाचन आयोजित करने में अत्यधिक व्यय, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार राष्ट्र के विकास में एक बड़ी बाधा है। ये राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पतनोन्मुख बनाने में भी भूमिका निभा रहे हैं। चौथी असफलता ये है कि राजनीतिक दलों में आपराधिक तत्वों की पर्याप्त घुसपैठ एवं प्रभाव है। ये दल जो है धन एकत्र करने के लिए इन आपराधिक छवि वाले लोगों का उपयोग करते हैं। ऐसे लोग धन बल का प्रयोग करके सार्वजनिक जीवन के मानकों को कम करते हैं तथा स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसका प्रभाव प्रशासन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी दिखाई देता है। पांचवा है राजनीतिक दलों पर आचार संहिता लागू करने के लिए कोई भी विधिक या कानूनी व्यवस्था नहीं है। उसके धन प्राप्त करने के स्रोत, लेखा परीक्षा आदि के बारे में भी किसी प्रकार का कानून नहीं है। छठा है देश के सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल समान राष्ट्रीय उद्देश्यों के संबंध में एक मत नहीं है। राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति रह गया है। देश के विकास की चिंता किसी को भी नहीं है। ये राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के हथकंडों को अपनाने से नहीं चूकते हैं। सातवीं असफलता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व की जो भावना व्यक्त की गई उसके बारे में कोई गंभीरता पूर्वक प्रयास नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्रता के समय की तुलना में आज देश के लोगों में ज़्यादा विभाजित नजर आते हैं। आठवीं असफलता है कि राजनीतिक वातावरण का अपराधीकरण हुआ है और शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। देश में अपराधी नेता नौकरशाह गठजोड़ तेजी से बढ़ रहा है। अपराधी नेता और नौकरशाह गठजोड़ तेजी से बढ़ रहा है। नौवां है विश्वास का संकट है, नेतृत्व का संकट है। राजनीतिक दलों के संकीर्ण उद्देश्य और व्यक्तिगत हित हैं और राजनेता अवसरवादी राजनीति करने पर तुले हुए हैं। राष्ट्रीय हितों की बजाय व्यक्तिगत हितों को वरीयता देते हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक असफलताएं। देश की आय का 85% भाग धनी वर्ग के हाथों में आता है। पहली असफलता ये है। आर्थिक असफलताओं में पहली है कि देश की आय का 85% भाग धनी वर्ग के हाथों में आता है, जिसकी संख्या अत्यंत कम है। मतलब बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन है, जबकि देश की अधिकांश जनसंख्या जो गरीब हैं उसके पास देश की आय का 1.5% हिस्सा आता है। ऊपर से दूसरे, तीसरे और चौथे क्रम के पास जो है 8%, 35% और 2% हिस्सा है। दूसरी असफलता है कि 260 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आर्थिक असफलताओं के बाद में अब हम देखेंगे सामाजिक असफलताएं। सामाजिक असफलताओं में क्या अर्थ है? 1998 में प्रति 1 लाख जन्म पर माताओं की मृत्यु दर 407 थी। यह दर पश्चिमी देशों में पाई जाने वाली दर से 100 गुना से भी अधिक है। दूसरी, 5 वर्ष से कम आयु के 53%, लगभग 60 मिलियन बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। यह उप सहारा क्षेत्र के अफ्रीकी देशों से भी 2 गुना है। 5 वर्ष से कम आयु के जो है 53% बच्चे, जिसको हम 60 मिलियन संख्या कहते हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ये तो उप सहारा क्षेत्र जो होता है उसके अफ्रीकी देशों से भी 2 गुना है। तीसरा ये है कि जन्म के समय औसत भार से कम भार वाले बच्चों की संख्या 33% है। चीन में ये मात्र 9% हैं, दक्षिण कोरिया में 6% हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया में 8% हैं। चौथा, भारत ने 1978 में अलमाटा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अलमाटा घोषणा पत्र 1978। वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था
12-13 महीने की आयु के मात्र 43% बच्चे ही पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम से लाभान्वित होते हैं। इनमें से शहरी क्षेत्रों के बच्चों का प्रतिशत 61 एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का प्रतिशत 37 है। ये बिहार में 11% और राजस्थान में 17% हैं। ठीक है, ग्रामीण बच्चे जो हैं बिहार में केवल 11% और राजस्थान में 17% आंकड़ा है। इसके अलावा एक ये असफलता है कि प्रति व्यक्ति दैनिक खाद्यान्न उपभोग 1950 के 400 ग्राम से थोड़ा बढ़कर के 2000 में 440 ग्राम हो गया है। पिछले 50 वर्षों में प्रति व्यक्ति दैनिक दालों के उपभोग में कितनी गिरावट आई है। इसके अलावा है सामाजिक क्रांति का वादा अभी भी दूर की कौड़ी प्रतीत होता है। देश में 270 मिलियन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। उनके उत्थान एवं विकास संबंधी कार्यक्रम को गंभीरतापूर्ण लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा देश में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 380 मिलियन है। इनमें से 100 मिलियन बच्चे दलित हैं। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या जो है 380 मिलियन है। इनमें से लगभग 100 मिलियन बच्चे जो हैं 380 मिलियन में से 100 मिलियन बच्चे जो हैं दलित बच्चे हैं। इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। इसके अलावा उत्तरी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी उपाय नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जन्म दर को देखते हुए ज्ञात होता है कि राज्य अभी भी केरल से 1 शताब्दी पीछे चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जन्म दर को देखने से ज्ञात होता है कि यह राज्य अभी भी केरल से लगभग 1 शताब्दी पीछे चल रहा है। अब हम देखेंगे प्रशासनिक असफलताएं। प्रशासन में भ्रष्टाचार, अक्षमता, जिम्मेदारी के अभाव से देश में न केवल छद्म कानूनी ढांचा तैयार कर लिया है, अभी तो समानांतर अर्थव्यवस्था एवं यहाँ तक कि समानांतर सरकार भी चल रही हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार से आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हताशा घर कर गई है और इससे अधिकांश लोग अपने कार्यों के लिए गैर कानूनी उपयोगों का सहारा लेते हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की वजह से लोगों का सरकार एवं संसदीय व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। दूसरा है देश में जिम्मेदारी की भावना कम होती जा रही है। भ्रष्टाचार गहराई से अपनी जड़ें जमा चुका है, लोगों के हितों पर कुठाराघात कर रहा है। इसके अलावा तीसरा है संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत सेवाओं के संरक्षण का उल्लंघन हो रहा है और बेईमान अधिकारी लोगों का भला करने की जगह अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। इसके अलावा लैंगिक समानता एवं न्याय असफलताएं देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा के क्षेत्रीय असमानता से ये भी तथ्य स्पष्ट होता है कि केरल में जन्म लेने वाली महिला मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाली महिला से 18 वर्ष अधिक जीवित रहती हैं। दूसरा, अधिकांश देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जीवन प्रत्याशा लगभग 5% अधिक है। इसी प्रकार विश्व के कई देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1005 है। जिन देशों में महिलाएं सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, वहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 933 है और ये महिलाओं की विलुप्ति का संकेतक है। इसके अलावा तीसरी जो है वो है लोक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी मात्र 4.9% है। चौथा है कि 1952 में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी यह थी कि लोकसभा की कुल सीटों 499 में से मात्र 22 सीटें महिलाओं के पास मात्र 4.41% थीं। वहीं 1991 में लोकसभा की कुल 544 सीटों में से मात्र 49 सीटें महिलाओं के पास थी, जो मात्र 9.2% थीं। 544 लोकसभा में 544 सीटों में से 49 सीटें थी महिलाओं के पास, मात्र 9.02%। ये 1991 की बात कर रहा हूँ मैं। और 1952 में जो भागीदारी थी 499 सीटें थी लोकसभा की, उनमें से 22 सीटें थी केवल। 1952 में तो 4.41% थी। 1991 के आते आते ये 9.02% तक बढ़ी है केवल, बस इतनी असफलता है। पाँचवीं असफलता ये है कि 1999 से 2000 के बीच में उच्च न्यायालय के कुल 503 न्यायाधीशों में से 15 न्यायाधीश महिलाएं थी। ठीक है, 1999 से 2000 के बीच में 503 जज में से 15 जज महिला थी। ठीक, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब हम देखेंगे न्याय प्रणाली असफलताएं। न्याय प्रणाली समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं रही है।
इसका धीमापन एवं खर्चीली प्रक्रिया से रोष उत्पन्न होता है। इसकी धीमी गति धीमी एवं अनिश्चित है। दूसरा, लोग न्याय के लिए न्यायोत्तर तरीकों को अपनाने के लिए विवश हैं। दीवानी एवं फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई में काफ़ी विलंब होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर सफलताओं की तुलना में असफलताएं ज़्यादा नजर आती हैं। संविधान के 50 वर्ष कार्य करते हुए वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन इसके कई ऐसे उद्देश्यों को अभी तक नहीं पाया जा सका है जिनकी संविधान के निर्माण के समय अपेक्षा की गई थी। ऐसे लक्ष्य अभी भी अधूरे हैं। अब हम देखेंगे चिंता के विषय में आयोग के मत में। चिंता के विषय जो हैं, आयोग के मत में कौन कौन से चिंता के विषय हैं उनको देखते हैं। आयोग के मतानुसार निम्न ऐसे विषय हैं जो चिंता का कारण हैं। ठीक है। पहला, सरकारों ने संवैधानिक आस्था का मूलतः उल्लंघन किया है और उनके शासन की पद्धति लोगों को अवहेलना में निहित है, जो कि वस्तुतः राजनीतिक प्राधिकार के अनंतिम स्रोत हैं। ठीक। लोक सेवक और संस्थान अपनी मूल आवश्यकता लोगों की सेवा के प्रति सजग नहीं है। संविधान में परिकल्पित व्यक्तिगत मर्यादा की प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया जा सका है, इसलिए सरकार और शासन के प्रति आस्था में कमी आई है। नागरिक अपनी सरकारों को अनियंत्रित गतिविधियों में संलिप्त पाते हैं और नागरिक इन संस्थानों में उनकी आस्था खो गई है। समाज वर्तमान गतिविधियों के अनुरूप चलने में असमर्थ हैं। दूसरी चिंता का विषय है, सबसे ज़्यादा चिंता का विषय भारत की वर्तमान प्रकृति, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकासों की गति द्वारा लाए गए परिवर्तनों के आलोक में बड़ी सार्वभौमिक शक्तियों का आकलन करने में इसकी अक्षमता है। ठीक। इसके अलावा चिंता का एक और कारण जो है, प्रशासन में बेतहाशा खर्चे और राजकोषीय घाटे का लगातार बढ़ते जाना भी है। 1947 में राजस्व बजट में जहां 2 करोड़ का घाटा था, 1947 में ऐसा था, लेकिन 1998 तक आते आते ये बढ़कर के 88,937 करोड़ हो गया है। ठीक। वर्ष 2002 में जो है ये 1,16,000 करोड़, जो जीडीपी का 4.8% है, ये एक चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। आयोग के मुताबिक एक चिंता का विषय ये भी है कि राजनीतिक माहौल एवं राजनीतिक गतिविधियां दूषित हैं। राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक अपराधी नौकरशाह गठजोड़ काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच चुका है तथा इसे बदलने के लिए सशक्त तंत्रात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अखंडता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि दिया जाना चाहिए। सामाजिक असंतोष को कम करने वाले प्रयास अनुपस्थित हैं। प्राकृतिक आपदाओं एवं आपदा प्रबंधन के संबंध में न ही पर्याप्त जागरूकता लाई जा सकी है और न ही पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। प्रशासन द्वारा आगामी घटनाओं एवं अन्य बातों का जो अनुमान लगाया जाता है, उस संबंध में देश की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह असफल रही है। सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय एवं सहयोग का अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से सरकारी नीतियां एवं कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते हैं। सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। उत्तरदायित्व निर्धारित करने का कोई सुनिश्चित कार्यक्रम या योजना नहीं है। छठा, यद्यपि देश में एक कार्यरत लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र का रिकॉर्ड एवं अनुभव कई अभिकेंद्रीय बलों के बावजूद अच्छा रहा है तथा संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन से इसकी परिचर्चा का दायरा और विस्तृत हुआ है। संविधान संशोधन संसदीय लोकतंत्र का एक संस्थान के रूप में कार्य करना ने कई गंभीर कमियों को उजागर किया है, जिनका यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक हो सकता है। सातवां, देश में निर्वाचन तंत्र का दुरुपयोग किया गया है और निर्वाचन व्यवस्था नीति निर्धारक संस्थाओं में ऐसे लोगों को प्रवेश न करने देने में असफल रही हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। आठवां, निर्वाचन व्यवस्था की दुर्बलता के कारण संसद एवं राज्य विधान मंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का गुण दिखाई नहीं देता। 13वीं लोकसभा में कुल मतदाताओं का 27.9% ही प्रतिनिधित्व रहा।
इस प्रकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल मतदाताओं का मात्र 22.2% प्रतिनिधित्व ही रहा। इसके अलावा एक चिंता का विषय ये है कि निर्वाचित सरकारों की अस्थिरता से अवसरवादी राजनीति एवं सिद्धांत विहीन राजनीति को बढ़ावा मिला है। राजनीतिक स्थायित्व की आर्थिक एवं प्रशासनिक लागत प्रतिकूल ढंग से काफ़ी अधिक है। लागत जो है काफ़ी अधिक है। राजनीति पर इसका प्रभाव सही ढंग से परिलक्षित नहीं होता है। देश के संसदीय इतिहास के कुल 54 वर्षों पर नज़र डालें तो ये ज्ञात होता है कि जहां पहले 40 वर्षों तक केवल 4 प्रधानमंत्रियों ने कार्य किया, इसी तरह 45 वर्षों तक देश में एक ही राजनीतिक दल सरकार रही। हालांकि 1989 के बाद देश में अब तक 6 बार लोकसभा के निर्वाचन हो चुके हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता की कीमत बहुत वृहदकारी है। देश की अर्थव्यवस्था की हालत चिंताजनक है और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ऋण जाल में फंसती जा रही है। आर्थिक, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ प्रशासनिक अक्षमता एवं भ्रष्टाचार का शिकार रही हैं एवं अनुपयोगी खर्चों से समाज में गैर कानूनी तंत्र का विकास हो रहा है। आपराधिक कार्यों एवं बंदूक की नोक पर अब कई कार्य किए जाने लगे हैं। काला धन देश में समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहा है। कुछ ताकतवर लोग समानांतर सरकार की तरह कार्य करते आर्थिक और सामाजिक ढांचे को तबाह करने में लगे हुए हैं। आज हमारी सरकार इन सभी चीज़ों पर अंकुश लगा पाने में स्वयं को असमर्थ पा रही है। इस समय ये सभी प्रवृत्तियां देश को एक विघटन के मार्ग पर ले जा रही हैं। इसके अलावा एक चिंता ये भी है कि ग्रामीण जनता का पलायन, बढ़ता शहरीकरण, लोगों का बढ़ता हुजूम एवं सामाजिक असंतोष इस तरह बढ़ता जा रहा है। यदि समय रहते इन पर अंकुश न लगाया गया तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। बढ़ती बेरोजगारी भी देश के लिए चिंता का एक बड़ा विषय है। एक चिंता ये भी है कि समाज का भविष्य ज्ञान आधारित एवं ज्ञान संचालित होता जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं उच्च शोधन के क्षेत्रों में त्वरित सुधार की आवश्यकता है। देश की शिक्षा व्यवस्था किताबी ज्ञान पर आधारित है और इसमें नएपन का अभाव है। इसके अलावा देश में न्याय प्रशासन की व्यवस्था चिंता का एक अन्य क्षेत्र है। न्याय के प्रशासन की व्यवस्था चिंता का एक अन्य विषय क्षेत्र है। चिंता का विषय है ये भी न्याय का प्रशासन व्यवस्था। ठीक है। आपराधिक न्याय प्रणाली लगभग पंगु बन चुकी है। जांच पड़ताल एवं अभियोग के क्षेत्र में कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है। न्याय मिलने में देरी एवं याचिकाओं की उच्च लागत लोकोक्ति बन गई हैं। संवेदनशील मामलों में पीड़ित संरक्षण एवं साक्षियों के संरक्षण के मामले में संस्थागत व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए और न्यायिक प्रशासकों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यायालय से परे मध्यस्थ द्वारा न्याय प्राप्त करने के विभिन्न उपायों, समझौता, माफी आदि सहित अनुषंगी न्यायिक सेवाओं पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाले भारत जैसे देश में सांप्रदायिक और अन्य अंतर समूह विवादों को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं माना जा सकता। ये सामूहिक रूप से व्यवहारात्मक अव्यवस्था के संकेतक हैं। अल्पसंख्यकों द्वारा महसूस की जा रही असुरक्षा की भावना को समाप्त करने के लिए विधिक एवं प्रशासनिक उपायों के लिए किए जाने वाली आवश्यकता है और अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुख्य धारा लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा सामाजिक ढांचे की दशा भी अस्त व्यस्त हो चुकी है। देश में 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 380 मिलियन बच्चे हैं। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टि से अपर्याप्त हैं। प्राथमिक शिक्षा का 96.4% धन केवल वेतन भत्तों में ही खर्च हो जाता है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर, अंधत्व, मातृ मृत्यु दर, माताओं में खून की कमी, बच्चों में कुपोषण एवं बच्चों के लिए पर्याप्त टीकाकरण आदि ऐसे कई क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहाँ विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी काफ़ी कुछ किया जाना है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की ओर ध्यान
नहीं दिया गया है। टीबी, मलेरिया, हेपेटाइटिस एम, HIV जैसी कई संक्रामक बीमारियों में वृद्धि हुई है। अब आयोग क्या चाहता है? आयोग की सिफारिशें देखिए। आयोग ने कुल 249 सिफारिशें की हैं, जिनमें से 58 सिफारिशें संविधान के संशोधन से संबंधित हैं और 86 विधायिका उपायों से और शेष 105 सिफारिशें कार्यपालिका कार्यों से की जा सकती हैं। मतलब 58 सिफारिशें संविधान संशोधन, तो 249 सिफारिशें जो आयोग ने की उसमें से 58 तो क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 86 विधेयक उपायों से, ठीक। इसके अलावा 105 सिफारिशें कार्यपालिका कार्यों से कह सकते हैं। आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार से दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे आयोग की सिफारिशों में मौलिक अधिकारों के बारे में। पहली है मौलिक अधिकारों के बारे में। तो क्या कहा आयोग ने? आयोग ने कहा कि विभेद के प्रतिषेध जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दायरे में या 15-16 के दायरे में प्रजातीय या सामाजिक उद्भव, राजनीतिक या अन्य विचार, संपत्ति या जन्म को भी शामिल किया जाए। आयोग कहता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 जो होती है उसको प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता तक विस्तृत किया जाए। इनमें विचारों को व्यक्त करने, लेने एवं इस बारे में सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार भी लोगों को होना चाहिए। आयोग कहता है कि मौलिक अधिकारों में निम्न बातों को शामिल किया जाना चाहिए। पहला, उत्पीड़न, क्रूरता एवं अमानवीय व्यवहार या दंड के विरुद्ध अधिकार। दूसरा, यदि एक व्यक्ति अवैध तरीके से अपने जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है तो उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होगा। इसके अलावा देश छोड़ने में वापस जाने आने का अधिकार भी होगा। इसके अलावा निजता एवं पारिवारिक जीवन का अधिकार भी होगा। इसके अलावा वर्ष में कम से कम 80 दिनों के लिए ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। इसके अलावा न्यायालय अधिकरण तक पहुंचने में त्वरित न्याय पाने का अधिकार। इसके अलावा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार। इसके अलावा देखभाल, सहायता, संरक्षण का अधिकार बच्चों के मामले में। इसके अलावा शुद्ध पेयजल, प्रदूषण रहित वातावरण, पारिस्थितिकी के संरक्षण एवं सतत विकास का अधिकार भी शामिल है। आयोग ने शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जो था उसको विस्तृत किया जाना चाहिए। आयोग ने कहा है डबल लिमिटेड प्रत्येक बालक को 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। लड़कियों तथा अनुसूचित जनजाति जाति के मामले में ये सीमा जो है 18 वर्ष तक की जानी चाहिए। आयोग सिफारिश करता है एक और के निवारक निरोध के संबंध में 2 प्रकार के परिवर्तन किए जाने चाहिए। निवारक निरोध की अधिकतम अवधि 6 माह होना चाहिए तथा परामर्शी बोर्ड में 1 अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होने चाहिए। ये बच्चे किसी उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश होने चाहिए। अनुच्छेद निवारक निरोध जो है अनुच्छेद 22 में है। इसके अलावा आयोग ने सिफारिश की कि सिखों, जैनों और बौद्धों को हिंदुओं से पृथक माना जाना चाहिए। उनको एक साथ मानने वाले उपबंध अनुच्छेद 25 के अंतर्गत को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान में शब्द हिंदू की व्याख्या करते हुए इन सभी को शामिल किया जाता है। आयोग सिफारिश करता है कि 9वीं अनुसूची में वर्णित अधिनियम और विनियमों के लिए अनुच्छेद 31 ख द्वारा प्रदत्त न्यायिक समीक्षा से संरक्षण को केवल उन क्षेत्रों तक सीमित किया जाना चाहिए जो निम्न से संबंधित हैं, जैसे कृषि सुधार, दूसरा आरक्षण, तीसरा अनुच्छेद 39 की धारा ख, इसके अलावा ख या ग जो धारा है 39 की वो, उसके अंतर्गत आने वाले नीति तत्वों का क्रियान्वयन। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय अनुच्छेद 20 और 21 के समान ही अनुच्छेद 17, 23 और 24, 25, 32 का भी निलंबन नहीं होना चाहिए। 17, 23, 24, 25 और 32 का भी निलंबन नहीं होना चाहिए, ऐसे आयोग सिफारिश करता है। आयोग ने संपत्ति के अधिकार के बारे में क्या कहा? अनुच्छेद 300 क का निम्न प्रकार से संशोधन किया जाना चाहिए। संपत्ति से वंचित या अधिग्रहण विधि के प्राधिकार के अनुसार होता है और केवल लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। अधिग्रहण जो है अधिग्रहण विधि के प्राधिकार के अनुसार होता है। अधिग्रहण जो है वंचित अधिग्रहण वो, और केवल और
लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। दूसरा, संपत्ति का मनमाने ढंग से वंचन या अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। तीसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कृषि, वन और गैर शहरी वास भूमि या पारंपरिक रूप से प्रयुक्त भूमि को वंचित या अधिग्रहण केवल विधि के प्राधिकार के अनुसार किया जाए, जिसके अंतर्गत ऐसी भूमि के अधिग्रहण से पूर्व उपयुक्त पुनर्वास की योजना है। संक्षेप में, यदि अनुसूचित जाति या जनजाति की भूमि अधिकृत की जाती है तो उन्हें उपयुक्त पुनर्वास का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा देखिए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। इस आयोग ने कहा है कि संविधान के भाग 4 में संशोधन करके उसे राज्य नीति एवं कार्य के लिए निर्देशक तत्व नाम दिया जाना चाहिए। राज्य नीति एवं कार्य के निर्देशक तत्व, ठीक है। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में नया निर्देशक तत्व जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा तीसरा, प्रत्येक 5 वर्ष में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक दृढ़ता के लिए अंतर आस्था आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा निर्देशक सिद्धांतों के उचित अनुपालन पर नजर रखने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए। निर्देशक के बारे में और आयोग क्या कहता है कि 5 वर्ष में एक बार रोजगार के व्यापक अवसरों की खोज करने वाले एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 2001 की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मौलिक कर्तव्यों के बारे में समझेंगे। अब हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में आयोग ने क्या कहा। 1 नंबर, मौलिक कर्तव्यों को लोकप्रिय एवं प्रभावी बनाने के लिए उन उपायों एवं संसाधनों या साधनों को अपनाया जाना चाहिए जिनसे इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। दूसरा, मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायाधीश वर्मा समिति की सिफारिशों को यथासंभव लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 51 में निम्न मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए, जैसे मत देने का कर्तव्य, प्रशासनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, कर अदायगी के बारे में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने का कर्तव्य। इसके अलावा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों से परिचित कराने एवं उन्हें शैक्षिक, शारीरिक एवं नैतिक शिक्षा देने का कर्तव्य। इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था करने का कर्तव्य। आयोग ने संसद एवं राज्य विधानमंडलों के बारे में क्या सिफारिशें दी, ध्यान दीजिएगा। आयोग ने सिफारिशें दी। 1 नंबर, सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकारों को परिभाषित एवं सीमित किया जाना चाहिए ताकि संसद और राज्य विधानमंडलों का निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा, अनुच्छेद 105 को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए कि संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत सदस्यों को प्राप्त उन्मुक्तियों में उनके द्वारा सभा या अन्यथा में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किए गए भ्रष्ट कृत्यों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 105 को स्पष्ट करके संशोधित किया जाना चाहिए, ऐसा आयोग ने कहा है। इसके अतिरिक्त कोई भी न्यायालय अध्यक्ष सभापति की स्वीकृति के बिना किसी सदस्य द्वारा की गई कार्यवाही से उत्पन्न किसी अपराध को संज्ञान में नहीं लेगा। राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के बारे में अनुच्छेद 194 को भी इसी प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए यह योग्यता होनी चाहिए कि वह जिस राज्य में चुनाव लड़ रहा है उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। यह राज्यसभा की संघीय प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा आयोग ने कहा कि संसद स्थानीय विकास योजना को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। देश में निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह केंद्र राज्य में सरकार के पदों में लाभ के दायरे वाला जो है निर्धारित कर सके, पदों को निर्धारित कर सके। इसके अलावा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में केंद्रीय स्थायी समिति का गठन करने के लिए त्वरित उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा संविधान संशोधन के प्रस्तावों की जांच एवं छंटाई के लिए संसद के दोनों सदनों की एक स्थायी संविधान समिति बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा व्यवस्थापिका योजनाओं के क्रियान्वयन निरीक्षण के लिए संसद की नई विधायी समिति गठित की जानी चाहिए। इसके अलावा संसद की वर्तमान प्राक्कलन समिति, लोकोपक्रम एवं अधीनस्थ विधान समितियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा संसदों को स्वयं इस बात का प्रयास करना चाहिए कि उन्हें भी संसदीय लोकतंत्र लाने के लिए उचित नियम बनाए जाने चाहिए।
इसके अलावा जिन विधानसभाओं में 70 से कम सदस्य हैं उन्हें एक वर्ष में कम से कम 50 दिन अवश्य आयोजित होना चाहिए। इसके अलावा अन्य विधानसभाओं के लिए ये अवधि जो है कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए। इसी प्रकार राज्य और विधानसभाओं की वर्ष के दौरान न्यूनतम बैठकों की संख्या जो है 100 और अधिकतम जो है न्यूनतम बैठकों की संख्या जो 100 और 120 दिन होनी चाहिए मतलब। इसके अलावा प्रक्रिया संबंधी सुधारों के लिए संसद के बाहर एक अध्ययन दल बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा कार्यपालिका एवं प्रशासन के बारे में क्या सुधार के सिफारिशें की हैं आयोग ने? कार्यपालिका एवं प्रशासन के बारे में आयोग ने कहा है, 1 नंबर, संसद में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में लोकसभा सदन के नेता का चुनाव कर सकती है। बाद में उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया राज्यों में भी अपनाई जा सकती है। इसके अलावा दूसरा, एक प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के समय एक वैकल्पिक नेता के रूप में भी मतदान होना चाहिए। इससे अविश्वास के लिए रचनात्मक मत व्यवस्था कहा जाता है। तीसरा, जब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसके लिए सदन के कुल सदस्यों में से कम 20% सदस्यों को इसका नोटिस देना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के विशाल आकार को विधि द्वारा सीमित किया जाना चाहिए। किसी भी राज्य या केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या का 110% तक सीमित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अनावश्यक मंत्रालयों विभागों का गठन तथा उनके लिए लोगों में नियुक्त कर मंत्रियों के समान दर्जा देने और उन्हें मंत्रियों के समान वेतन भत्ते आदि देने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इनकी संख्या निचले सदन की कुल संख्या का मात्र 2% होना चाहिए। इसके अलावा अगली सिफारिश की है कि संविधान के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखना चाहिए और राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा संयुक्त सचिव से ऊपर के स्तर पर सरकारी पदों पर पार्श्व भर्ती की अनुमति होनी चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 311 का संशोधन कर उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ईमानदार सरकारी सेवकों को संरक्षण मिले एवं भ्रष्ट सरकारी सेवकों को दंडित किया जाना चाहिए। इसके अलावा कार्मिक नीतियों के प्रश्न जिसमें भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं फास्ट ट्रैक एडवांसमेंट आदि शामिल हैं का संचालन एवं प्रबंधन एक स्वायत्त लोक सेवा बोर्ड के द्वारा किया जाना चाहिए। इस बोर्ड का गठन सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकारी सेवकों एवं अधिकारियों को अपना पद संभालने से पूर्व संविधान के प्रति निष्ठा के साथ ही अच्छा प्रशासन देने के लिए शपथ लेनी चाहिए। इसके अलावा सूचना के अधिकार की गारंटी होनी चाहिए और गोपनीयता की शपथ के स्थान पर पारदर्शिता की शपथ दिलाई जानी चाहिए। इसके अलावा लोक हित अनावरण अधिनियम, जिसे व्हील ब्लोअर अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के विरुद्ध उपयोग में लाया जाना चाहिए। इसके अलावा भ्रष्ट सरकारी सेवकों सहित गैर सरकारी सेवकों द्वारा बेनामी संपत्ति खरीदने को रोकना चाहिए तथा इसके लिए उचित कानून बनाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र राज्य एवं अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में देखते हैं। तो अंतर्राज्यीय संबंधों और केंद्र राज्य संबंधों के बीच में सिफारिश क्या दी आयोग ने? 1990 के अंतर्राज्यीय परिषद आदर्श उन मामलों को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए जो परामर्श का भाग होंगे। इसके अतिरिक्त आपदा एवं आपातकाल का प्रबंधन, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों को जो है संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। आपदा और आपातकाल का प्रबंधन, ठीक है। इसके अलावा एक सांविधिक निकाय जिसे अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग के नाम से जाना जाएगा का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री परामर्श लेने के उपरांत की जानी चाहिए। अनुच्छेद 356 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग तभी करना चाहिए जब कोई विकल्प न बचा हो। इसके अलावा किसी राज्य में किसी राज्य सरकार द्वारा विधानमंडल का प्रस्ताव खो देने या नहीं का निरीक्षण
परीक्षण केवल सभा में ही किया जाता है। राज्य को इस बात की अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वह राज्य सरकार को विघटित कर सके जब तक कि उसे सभा का विश्वास प्राप्त हो। इसके अलावा यदि राज्य में आपातकाल की घोषणा न भी हो, यदि निर्वाचन नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति शासन जारी रखा जा सकता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके अलावा आयोग ने सिफारिश दी कि अनुच्छेद 356 को लागू करने के बाद में राज्य विधानसभा को तब तक गठित नहीं किया जा सकता